हेलो एवरीवन। तो एबीसीएल की क्लास हम कर रहे थे। एबीसीएल की क्लास में हम लास्ट क्लास में अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, मोड ऑफ ट्रांसफर, कि हम किन किन तरीके से किसी प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें हमने सेल पढ़ा था, गिफ्ट पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। सेल, गिफ्ट वगैरह ये हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। ऐसे ही हम आगे स्टार्ट करते हैं। लीज, जो ये भी क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर है। लीज, लीज भी क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर है। पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ लीज क्या होता है। लीज का मीनिंग क्या है, अगर मैं बात करूं, लीज जो बताया गया है वो सेक्शन 105 के अंदर बताया गया है। लीज की जो डेफिनेशन बताई गई है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 102 के अंदर बता रखी है। लीज, लीज की डेफिनेशन। लीज होता क्या है? लीज का मीनिंग होता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। जो लीज जो होता है वो ट्रांसफर होता है किस चीज का? इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसमें क्या किया जाता है, राइट ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। एंजॉय द प्रॉपर्टी। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास ओनर है वो प्रॉपर्टी का। उसने अपना जो राइट था वो राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी मिस्टर बी को दे दिया फॉर 10 ईयर। मिस्टर बी को दे दिया, तो ये क्या होता है? लीज। ये क्या होता है? लीज, जिसमें राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। सिंस इट इज अ ट्रांसफर टू एंजॉय एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन इज ऑलवेज गिवन टू ट्रांसफरी। पोजेशन इज ऑलवेज गिवन टू, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है वो ट्रांसफरी को दिया जाता है। द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी पेड फॉर अ सर्टेन पीरियड। फॉर अ सर्टेन पीरियड, जो लीज होती है एक सर्टेन पीरियड के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गिव अ लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स और अ लाइफ और अ इवन परमानेंटली। आप एक डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए या एक लाइफ, एक पर्सन की लाइफ तक या परमानेंटली भी आप किसी को लीज पे देके चल सकते हो। लीज पे देके चल सकते हो। दूसरा केस, असेंशियल क्या होता है लीज के लिए? इसके अंदर हम जो मेन चीज होती है, ट्रांसफर करते हैं राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर इज फॉर सर्टेन टाइम और परपेचुटी। इसमें या तो एक सर्टेन टाइम या फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए भी इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इट इज मेड फॉर कंसिडरेशन विच इज आइदर प्रीमियम, रेंट और बोथ। जो ये लीज है ये प्रीमियम पे, रेंट पे, या रेंट और प्रीमियम दोनों पे कंसिडरेशन के बदले की जाती है। तो कंसिडरेशन जो लीज के केस में होता है, या तो प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, या फिर रेंट हो सकता है, या फिर दोनों भी होके यहाँ पर चल सकते हैं। दोनों भी होके यहाँ पर चल सकते हैं। ट्रांसफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफर। ट्रांसफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफर, क्योंकि पोजेशन जो है हम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ट्रांसफरी को दे देते हैं। हम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ट्रांसफरी को दे देते हैं। तो ये था लीज की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। द लीज इज कॉल्ड, द ट्रांसफरर इज कॉल्ड द लेजर। इसमें दो पार्टीज होती हैं। जो ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं लेजर। उसको क्या बोलते हैं? लेजर। जिसको ट्रांसफर की जाती है, जिसको ट्रांसफर की जाती है उसको बोलते हैं लेजी।
उसको बोलते हैं लेजी। और जो प्राइस होता है वो प्रीमियम होता है। प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम। मनी, शेयर, सर्विस और एनी अदर थिंग और वैल्यू सो बी रेंडर इज कॉल्ड रेंट। जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उसे कहते हैं प्रीमियम, और जो मनी, शेयर, सर्विस या एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड इज कॉल्ड रेंट। टू बी रेंडर्ड इज कॉल्ड रेंट। जो कंसिडरेशन इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर मैं लीज की बात करूं, लीज के अंदर लेसर होता है, लेसी होता है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसको कहते हैं लेसर, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसको कहते हैं लेसी। और जो कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन यहाँ पे क्या होता है, या तो प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, या फिर रेंट हो सकता है, या फिर दोनों होके यहाँ पर चल सकते हैं, दोनों होके यहाँ पर चल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। द पार्टी टू द लीज मस्ट competent to make and take the lease respectively. लीज एंड लाइसेंस, लीज एंड लाइसेंस पहला पॉइंट लीज। दूसरा पॉइंट बात करते हैं लीज क्या होती है, लाइसेंस क्या होता है। A lease should be distinguished from a license. License is a right to do or continue to do or upon the immovable property of the grantor something which would in the absence of such right be unlawful. मतलब किसी क्या होता है, लीज और लाइसेंस में क्या मीनिंग होता है। जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस इज अ राइट कुछ करने का, कुछ करते रहने का, किस पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रांटर, समथिंग विच वुड इन अब्सेंस। और लाइसेंस के अब्सेंस में जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है, अनलॉफुल है। जो भी आप क्या है काम कर रहे हो वो क्या है, अनलॉफुल है। लाइसेंस डज नॉट ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लाइसेंस जो होता है वो ट्रांसफर नहीं करता क्या, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी में। द लाइसेंस हैज नो राइट टू पोजेशन। जो लाइसेंसी होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, उसके पास राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एक्ट करने का, जो उसको परमिट किया गया है किसके द्वारा, ग्रांटर के द्वारा। ग्रांटर के द्वारा। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो जो भी एक्ट वो करेगा, जो भी वो चीज करेगा वो अनलॉफुल मानी जाएगी। इसमें किसी तरह से इसको लाइसेंस को क्या नहीं कहा जाता, लाइसेंस को किसी तरह से कोई ट्रांसफर नहीं कहा जाता, ट्रांसफर नहीं कहा जाता। इट्स नॉट कॉल्ड ट्रांसफर। लाइसेंसी के पास, जिसके पास लाइसेंस होता है उसको कहते हैं लाइसेंसी। लाइसेंसी के पास कोई राइट नहीं होता, हैज नो राइट टू पोजेशन। उसके पास पोजेशन का कोई राइट नहीं होता। लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड बाय द गारंटर एट एनी टाइम। जो लाइसेंस होता है उसको जो गारंटर हो सकता है किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकता है। वेयर एज द लीज कैन नॉट बी रिवोक। लीज को रिवोक नहीं किया जा सकता। लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है, लीज को रिवोक नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये क्या क्या पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। If the document create interest in the property, it is called lease. क्या है, अगर कोई डॉक्यूमेंट इन प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उसको कहते हैं लीज। बट इफ इट इज नॉट परमिट अनदर टू मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच द लीगल पोजेशन कंटिन्यू विद द ओनर, इट इज अ लाइसेंस। मतलब लीज और लाइसेंस में क्या फर्क होता है, लीज के अंदर जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का, जो पोजेशन होता है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, लेजी को, लेजी को। बट लाइसेंस के अंदर जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो ओनर के पास ही रहता है, ओनर के पास ही रहता है। ये सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर डिस्टिंग्विश है, एक डिफरेंट है इसके अंदर। इट इज अ लाइसेंस because it does not create any interest in the property, interest in the property. The question is not of words but the substance and the label which the party choose to put upon the transaction through relevant is not decisive. अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेलिटीज। क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, व्हाट आर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द लीज। अगर मैं सेक्शन 107 की बात करूं ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, एक्सीडिंग ईयर 1 ईयर। लीज जो होती है कौन सी, ईयर टू ईयर, लीज ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। और दूसरा या फिर
or for any term which is exceeding 1 year 1 year। तो क्या होगा इस केस में, कोई भी लीज है अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे है, ये एक्सीड करती है किससे, 1 साल से, ठीक है ना, कैन बी मेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो वो लीज कैसे बनेगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू बनेगी। इफ द लीज इज फॉर अ टर्म बिलो 1 year इट कैन बी मेड ओरल एग्रीमेंट, और इफ अ लीज क्रिएटेड बाय ओरल एग्रीमेंट इट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय डिलीवरी ऑफ पोसेशन। अगर लेस देन 1 year का पीरियड है, लेस देन 1 year का पीरियड है, तो फिर आप ओरल लीज भी बना सकते हो। ओरल लीज भी वो क्या हो सकती है, बन सकती है। बट उस केस में लीज कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे बनेगी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन से। डिलीवरी की लेसर को डिलीवरी करनी पड़ेगी अपने पोजेशन की, किसको करनी पड़ेगी, लेसी को डिलीवरी ऑफ पोजेशन करनी पड़ेगी। इफ द लीज इज फॉर अ ईयर और मोर इट मस्ट बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। इट मस्ट मीन, इसको लीज डीड कहते हैं, या जो भी लीज डीड बनेगी प्रॉपरली, वो प्रॉपरली बनेगी अगर आपकी जो लीज का पीरियड 1 साल से ज्यादा का है। इफ आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द लेजर डज नॉट गिव पोजेशन द लेसी कैन शू फॉर पोजेशन। कि भाई अगर आपने क्या बना लिया, लीज डीड बना ली, और उसके बाद लेजर ने आपको पोजेशन नहीं दिया प्रॉपर्टी का, तो उस केस में क्या हो सकता है, लेजी जो है केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टेनेंसीज, टाइप ऑफ टेनेंसी, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेनेंसीज। टेनेंसी फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर आप किसी को लीज पर देते हो ईयर टू ईयर बेसिस पे, ए टेनेंसी फ्रॉम ईयर टू ईयर मे बी मेड बाय द ग्रांट of land from year to year if the tenancy is for a year to start with, or but after the expiration of 1 year the lessee continue to be in possession and pay the rent to the landlord. The tenancy is registered as year to year tenancy. If in case of tenancy for a period more than a year the landlord want to terminate or year of the or end the lease, he has to give 6 month notice. Year to year जो लीज होती है, टेनेंसी होती है, उसमें अगर मान लो एट द आप कोई भी, या कोई मान लो जो लेजी है, वो लेसी है या लेसर है, कोई भी पार्टी जो है क्या करना चाहती है, टेनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, तो उस केस में क्या होगा, ईयर टू ईयर वाली लीज के अंदर, ये ईयर टू ईयर लीज की बात कर रहा है। ईयर टू ईयर लीज में पहले तो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंडेटरी होता है। जो क्या कैसे चलती हैं कि एक ईयर के बाद दूसरे ईयर में स्टार्ट होती है, ऐसे ईयर टू ईयर ये चलती रहती है। 1 साल से लेके 2 साल, 2 साल 1 साल से लेके 5 साल, ऐसे चलती रहती है, ईयर टू ईयर बेसिस पे चलती रहती है। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई टर्मिनेट करना चाहता है तो क्या करेगा, पहले 6 मंथ्स का एडवांस में नोटिस देगा टू द लेसी। अगर लेसर क्या करता है, अपनी लीज को क्या करना चाहता है, टर्मिनेट करना चाहता है, तो लेसी को वो 6 महीने पहले क्या देगा, खाली करने का नोटिस देगा। इन केस ऑफ टेनेंसी फ्रॉम मंथ टू मंथ 15 day नोटिस इज क्वाइट नेसेसरी। अगर मंथ टू मंथ आपकी क्या है, टेनेंसी है, ठीक है ना, द मंथली टेनेंसी में बी क्रिएटेड आइदर बाय द कॉन्ट्रैक्ट और बाय द प्रिज्यूम्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ टेनेंसी टू बी वन फ्रॉम वन टू। ये होता है ईयर टू ईयर टेनेंसी, 1 साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, ऐसे ईयर टू ईयर टेनेंसी होती है ये। उसके बाद आता है टेनेंसी एट विल। Tenancy at will is a tenancy recognized by the law. This come into existence when a tenant hold over with the consent is to let into the occupation. We have stated above that if the tenant continue to in possession after the expiration of tenancy and pay the rent to the landlord, the tenancy may be one from year to year or from month to month. During a period when the tenant is in possession after the expiry of a fresh contract is made, the tenant is called tenant as will. The landlord will decide for
what further period shall be tenancy be given? A tenancy at will is implied when a person is in possession by the consent of owner and not held in the view of any tenancy of a certain type. The tenancy at will does not mean that landlord has to give proper notice. इसमें क्या होता है tenancy at will के अंदर? टेनेंसी एट विल के अंदर क्या होता है बच्चों कि भाई जिसमें क्या होता है कि मान लो आपकी लीज का पीरियड था 5 साल का, 5 इयर्स का, मान लो आपकी लीज एक्सपायर होगी बट फिर भी आप प्रॉपर्टी का पोजेशन आपके पास है, आप उसमें रह रहे हो, रेंट दे रहे हो। वो किस पे डिसाइड करता है? लैंडलॉर्ड की विल पे डिसाइड करता है कि भाई आगे इसका फर्दर पीरियड क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, आपको रहने दे रहा है। तो इस तरह की विल को कहते हैं टेनेंसी एट विल। टेनेंसी एट विल। उसके बाद बात करते हैं आगे, tenancy by the sufferance. This is tenancy which is created by the fiction of law. If tenant continue to be in possession after the determination of period of the lease without the consent of landlord, he become the tenancy by sufferance. कि भाई क्या है, मान लो आपकी लीज थी 2 साल की, 2 साल के बाद आपकी लीज एक्सपायर हो गई और क्या है आपने कंसेंट नहीं ली लैंडलॉर्ड से और आप रह रहे हो, आप फिर भी रह रहे हो, आपने लैंडलॉर्ड से किसी तरह से कंसेंट ले ली कि मैं मेरी लीज एक्सपायर हो गया, क्या मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, बट स्टिल आप उसमें क्या कर रहे हो, रह रहे हो। इस तरह की जो लीज होती है उसको कहते हैं द टेनेंसी बाय द सफरेंस। ही बिकम द टेनेंट बाय द सफरेंस। ए टेनेंट एट विल इज इन पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। जो टेनेंट एट विल होती है वो क्या होता है, कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड पे होती है, whereas the tenant by the sufferance is in possession without the permission after the term of the lease come to end. This types of tenant is not registered as a trespasser because the tenant had in his favor a valid lease to start with. No notice is necessary to such a tenant of eviction. This tenant is not responsible for rent, is liable to pay compensation for use and occupation of the land. बट उस केस में क्या होगा, उस केस में किसी तरह की कोई वैलिड जो होगी, कोई किसी तरह से लीज नहीं होगी, वहां पे क्या होता है, रेंट नहीं होता, उस टाइम पे फिर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन इस तरह की लीज में अगर आप विदाउट किसी, मतलब मान लो आप रह रहे थे किसी घर के अंदर और आपकी लीज एक्सपायर हो गई और आप विदाउट, बिना परमिशन के, विदाउट कंसेंट रह रहे हो उस घर के अंदर बाद में, तो उस केस में जो भी उसके बाद का आप रेंट पे नहीं करोगे, उस टर्म्स को रेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं कॉम्पनसेशन। उसको कहते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड नोटिस। रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड नोटिस। इन ऑर्डर टू, किसी को मतलब क्विट करने के लिए, खाली करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने पीछे भी पढ़ा था कि भाई अगर आपकी जो लीज है, अगर जो आपकी लीज है वो कितनी, ईयर टू ईयर बेसिस पे है, ईयर टू ईयर बेसिस पे है, तब अगर आपको एक लेसर को अगर अपना लीज को टर्मिनेट करना है, एक लेसर को अगर लीज को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो क्या करेगा, 6 मंथ्स एडवांस नोटिस देगा लेसी को कि भाई घर खाली करो। और दूसरा केस क्या होगा, जब आपकी क्या होगी, लीज जो है मंथ टू मंथ बेसिस पे होगी, मंथ टू मंथ बेसिस पे होगी, फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्रॉपर फिर आप प्रॉपर 6 मंथ्स का 6 मंथ्स का नोटिस दोगे, 6 मंथ्स का नोटिस दोगे भाई आपको, सॉरी 15 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। मंथ टू मंथ लीज के केस में आपको 15 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। ये एक वैलिड नोटिस होता है, दिस इज वैलिड नोटिस। वैलिड नोटिस होके यहाँ पर चलता है, ये होके यहाँ पर चलता है। उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। किन किन केसेस में लीज को डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, सेक्शन 111 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्पेल आउट करता है वेरियस कंटीजेंसी इन विच द लीज कम टू एन एंड। कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कंटीजेंसी हैं जिनके बेसिस पे क्या हो सकता है, आपका लीज जो है डिटरमाइन हो सकती है बाय द एफ्लेक्स और टाइम लेप्स। मान लो आपने टाइम के लेप्स होने पे, बाय
अफलेक्स, इफलेक्स और लेप्स ऑफ टाइम, बाय फ्यूलेक्स और लेप्स ऑफ टाइम। मान लो आपकी जो लीज थी वो कितने साल की थी, 2 साल की थी, आपका टाइम एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो लीज है वो डिटरमाइन हो जाएगी, वो लीज आपकी एंड हो जाएगी वहां पे। उस दिन से लेजी को क्या करना पड़ेगा, अपना जो क्या है वो क्या करना पड़ेगा, अपना जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वापस लेसर को देना पड़ेगा। तो इसमें डिटर्मिनेशन होता है। दूसरा केस, बाय हैपनिंग ऑफ अ स्पेशल इवेंट, बाय हैपनिंग ऑफ अ स्पेशल इवेंट। Special event matlab where the lease is granted subject to happening of a special event. It come to end when the event take place. Thus, if grant lease to A for a life, it come to end on the death of A. Similarly, if lease is granted for duration of war, for the duration of war, it come to end when the war end. Whereas the interest of lessor is limited, the lease come to end when the loss the interest. कि मतलब अगर कुछ इवेंट होने के जहां पर आपने कोई कोई लीज लीज का जो टाइम पीरियड है किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर बेस किया हुआ है कि अगर ये चीज हुई तो लीज जो है कैंसिल हो जाएगी, लीज जो है कैंसिल हो जाएगी। थर्ड केस, मर्जर। थर्ड केस की बात करते हैं मर्जर की। मर्जर, अ लीज कम टू एंड व्हेन द लेसी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेसर। लीज जो है एंड हो जाएगी कब, जब लेसी क्या करेगा, प्रॉपर्टी बाय करेगा, किसकी, लेसर की। लेसर की प्रॉपर्टी जब लेसी बाय कर लेता है। और व्हेन द लीज टेक द लेसर इज इंटरेस्ट बाय द सक्सेशन, हियर द राइट ऑफ द लेसी मर्ज इन द लेसर। नेचुरली द लेसी बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर ही एक्वायर। मतलब जो उसने लीज पे जो प्रॉपर्टी ले रखी थी ना, लीज पे जो प्रॉपर्टी ले रखी थी वो क्या हो गई, अगर लेसी ने परचेज कर ली, आपने कोई घर ले रखा था लीज पे, आपने वो घर उस लैंडलॉर्ड से परचेज कर लिया, तो इसको कहते हैं मर्जर, उसको कहते हैं मर्जर। मर्जर बाय सरेंडर, बाय सरेंडर भाई क्या है, लीज में कम टू एंड बाय द सरेंडर। सरेंडर में भी आइदर एक्सप्रेस और implied. Express surrender arise when the lessee yield up his interest under a lease by the mutual consent. Implied surrenders occur as follow: if during the substance of the lease, new lease is granted to the tenant to commence at once in the substitution of the existing lease. It operates as a surrender of the old lease. For example, a lessee accept to take during the continuance of the existing lease. This is an implied. मतलब क्या था, मान लो आपने 2 साल के लिए आपने क्या किया था, आपने 2 साल के लिए लीज पे घर ले रखा था, आपके बीच में लीज डीड बनी टेनेंट के और जो भी आपका लेसर था, लेसर के बीच में और लेसी के बीच में क्या बनी, लीज डीड बनी। लीज डीड बनी, तो लीज डीड जब बनेगी, मान लो लीज डीड जब बनी, तो उस केस में क्या हुआ, आपके 2 साल थे, आपने क्या कहा कि मुझे तो टाइम बढ़वाना है, मतलब 10 ईयर करवाना है, तो आप नई न्यू लीज डीड बनाओगे, जो ओल्ड वाली लीज डीड है उसको क्या कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, सरेंडर कर दोगे। पॉइंट 5 है बाय फोर फीचर। पॉइंट 5 क्या कह रहा है यहाँ पर, बाय फोर फीचर। ए लीज ऑल्सो कम टू एंड बाय फोर फीचर। फोर फीचर अकर व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ condition in the lease contract by the lessee under the transfer of property act. Forfeiture occur in the following circumstances. कि भाई अगर आप कोई कंडीशन ब्रेक करते हो लीज डीड की, तो उस केस में क्या होता है, बाय फॉरफीचर क्या हो सकता है। मतलब फॉरफीचर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि मान लो आपने रेंट पे नहीं किया, रेंट पे नहीं किया, तो आपके पास राइट है, मतलब लेसर के पास राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी को वापिस ले सकता है, वापिस ले सकता है। अगर उसके पास राइट है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, वापिस ले सकता है। इस तरह की उसको कहते हैं क्या कहते हैं, लीज बाय बाय फॉरफीचर। जो डिटर्मिनेशन होता है इसमें बाय फॉरफीचर होता है, बाय फॉरफीचर होता है। अगर आप किसी तरह से डिफॉल्ट करते हो रेंट के केस में, या किसी तरह से कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी लीज डीड की, आप वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, बाय फॉरफीचर
डिटर्मिनेशन हो जाएगा लीज का, बाय फोरफीचर डिटर्मिनेशन हो जाएगा लीज का। तो ये था हमारे पास लीज की डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग, लीज की डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, ये आप काट सकते हो यहां से, ये आप काट सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटी ऑफ लेजर। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटी ऑफ लेसर, लेसर की क्या क्या ड्यूटी है। The lessor is bound to disclose the lessee material defect in the property with reference to the intent use of which lessor is or lessee is not aware। मतलब लेसर के पास कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मान लो मिस्टर ए कोई प्रॉपर्टी का ओनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारे डिफेक्ट बताएगा कि भाई यहाँ मत जाना, यहाँ पे रिस्की काम है, ये मत करना, वो मत करना, मतलब जो भी डिफेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी में उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली उसको लेसी को अवेयर करेगा। द रूल अप्लाई ओनली फिजिकल डिफेक्ट of property such as condition of the and nature of property lease। You will note that the lessor is not bound to disclose whether or not has the title of the property। लीज के केस में क्या होगा, लीज के केस पे लेसर को जो अगर फिजिकल अगर कोई डिफेक्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, कोई टूट फूट है, कोई मान लो सीढ़ी सीढ़ी ढंग से उसकी जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स क्या हैं थोड़ी ऐसी हैं कि जिसपे से गिर के बंदा गिर भी सकता है, तो वो बताएगा पहले कि भाई आप ध्यान से चढ़ना ऊपर, आप गिर भी सकते हो। तो इस केसेस में आप फिजिकल डिफेक्ट जो अगर आप किसी को लीज पे प्रॉपर्टी दे रहे हो तो लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके फिजिकल डिफेक्ट को बता के चले। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द लेसर इज टू पुट द लेसी इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। A lease is transfer of possession. The consideration is being rent and thereof. It follows that the landlord cannot recover the rent unless he has delivered possession to the tenant। कि मतलब क्या है, जब लीज हो जाती है लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब लीज हो जाती है लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस चीज की, कि वो क्या करे, जो पोसेशन है किसका, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का पोसेशन प्रॉपरली किसको देके चले, लेसी को देके चले। द नेक्स्ट ड्यूटी is cast on the lesser is what is usually called convenient for quiet enjoyment, convenient for quiet enjoyment। the covenant is that the term जो होती है कंडीशन, covenant होती हैं covenant condition। कंडीशन क्या है, द covenant that is the right to undisputed possession so long as the lessee pay the rent presuppose possession and therefore no action can be brought on the covenant unless the lessee has first obtained possession। The covenant for possession give the lessee the right to obtain possession। The covenant for the quiet enjoyment give the lessee a right to continue in such possession। If the lessee's possession is disputed, he can sue for damage or in case of part of the lease property is taken possession either by the lessee or by lessor by the third party। इस केस में क्या होता है, आपने जो क्या किया है, पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का, कि भाई एक लेसर ने एक लेसी को जो पोजेशन है, पोजेशन एक प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, अगर ट्रांसफर जो किया है तो उसके पास प्रॉपरली उसका क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, उसका राइट होना चाहिए टू यूज दैट प्रॉपर्टी, राइट होना चाहिए टू यूज दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को यूज करने का प्रॉपरली क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें क्या है, अगर किसी भी तरह से उसके इस राइट में कोई डैमेज होता है तो वो शू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दी लेसर या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पे करके यहाँ पर चल सकता है। तो ये थी हमारी लेसर की ड्यूटीज, जो लेसर की ड्यूटीज क्या क्या होकर यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटी ऑफ लेसी, लेसी की ड्यूटी क्या क्या है। The lessee is bound to disclose the lesser any fact has nature or extent of interest that the lessee is about to take, of which the lessee is or lessor is not aware and which materially increase the value of such interest। कि भाई क्या है, लेसी जो है वो बता के चलेगा कि भाई उसको किस तरह का इंटरेस्ट चाहिए, वो किस पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है, लेसी बताएगा। मान लो आप घर रेंट पे ले रहे हो और वहां पे कोई बिजनेस शुरू कर दो, बट ओनर को पता ही नहीं है कि भाई आपने किसी के घर को बिजनेस पर्पस के लिए बना रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड
प्रॉपरली क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। लेसी शुड प्रॉपरली डिस्क्लोज द इंटरेस्ट। नेचर क्या है इंटरेस्ट का, किस पर्पस के लिए क्या कर रहा है, यूज किया जा रहा है। द लेसी इज बाउंड टू पे और टू द और टेंडर at a proper time and a place the premium rent to the lessor or his agent in this behalf. We have already seen that in case the lessee does not pay the rent, he may incur forfeiture of tenancy. The liability to pay the rent commences from the date to tenant is put into possession. मतलब क्या होता है कि भाई जो लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसने क्या किया है, रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली क्या पे करे, रेंट पे करे। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द लेसी इज दैट ही यूज द प्रॉपर्टी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would make use of, but he shall not permit another person to use property for purpose other than that for which it is was lease। कि मतलब क्या है, properly जिस पर्पस के लिए उसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, खुद के लिए यूज के लिए उसने लीज पे लिया है, उसी पर्पस के लिए यूज करे, खुद खुद ही यूज करे। ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी को किसी दूसरे पर्पस के लिए दे दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। He should not do any act which is destructive or permanently injurious to the property। वो कोई ऐसा काम भी नहीं करेगा जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। The lessee must not, without the lessee's consent, erect on the property any permanent structure except for agriculture purpose. If he want to erect certain fixture or chattel on the leased property, it must be done without causing any damage to the property before the termination of the lease. He can remove all the things attached to the earth if permanently fixture are to be made. The lessee must obtain the consent of the landlord। वो किसी भी तरह से जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज है उनको डैमेज नहीं करेगा, बट कुछ ऐसी चीज होती है जैसे घर के अंदर अगर कोई घास फूस उग गया तो उसको निकाल सकता है वो, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो है जो परमानेंट प्रॉपर्टी से अटैच है, प्रॉपर्टी से कोई परमानेंट चीज अटैच है, तो उसको निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली कंसेंट लेनी पड़ेगी मालिक की। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेसी कम टू नो ऑफ एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ शू टू रिकवर द प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर लेसी को ये पता चला कि कोई भी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ शू टू रिकवर द प्रॉपर्टी ऑफ लेसर, द लेसी शुड immediately inform the lessor। Since the tenant is in possession of property, he is in the person who is not likely to know of any encroachment on the landlord's property and he should therefore inform the landlord।